दर्शकों का आप देख रहे हैं टेक न्यूज नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ वाणी और आज हमारे साथ खास मुलाकात में नए गेस्ट मौजूद हैं। इनसे बातचीत करेंगे। वैसे मैंने नया बोल दिया है लेकिन ये बहुत ही क्षेत्रीय पुराने हैं। इनसे आपको रूबरू कराएंगे, इनसे मिलवाएंगे। इनके शब्द जो है वो हमारी जनता के लिए किस तरह काम आने वाले हैं वो इन्हीं की जुबानी हम जानने आए हैं यहाँ पर। तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। आज हमारे साथ मौजूद है अनिल गोयल जी, पूर्व कोषाध्यक्ष भाजपा दिल्ली प्रदेश, पूर्व निगम पार्षद साकेत, भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता, समाज सेवी के तौर पर काम कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है अनिल गोयल जी आपका। धन्यवाद मनीष। तो पहला सवाल, क्योंकि आप एजुकेशन सेक्टर को भी देखते हैं, चेयरमैन साउथ दिल्ली पब्लिक स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन से है। हाल ही में अभी अध्यादेश आया है कि बच्चों की स्कूल फीस की बढ़ोतरी को लेकर चर्चा चल रही है, तो इस बारे में क्या कुछ कहना है? बिल्कुल ही ये एक नया मुद्दा है और अध्यादेश के ऊपर क्या कुछ कहना चाहेंगे? एक बात तो यह है मानी जी कि फीस बढ़ोतरी को लेकर के अध्यादेश जो आने वाला है जी, वो निश्चित तौर पर बच्चों को ध्यान में रखते हुए, अभिभावकों को ध्यान में रखते हुए और बच्चों के हित को ध्यान में रखते हुए अध्यादेश आ रहा है जी। निश्चित तौर पर जो सरकार है वो ये चाहती है जी कि सभी को लाभ मिले, किसी का दोहन ना हो, किसी का बहुत ज्यादा नुकसान ना हो जी। लेकिन सरकार को हर पक्ष पर सोचना पड़ता है। एक पक्ष जहां अभिभावक हैं वहां पर दूसरा पक्ष स्कूल संचालक है। जिस तरीके से अगर फीस जो से ज्यादा जो स्कूल बढ़ाते हैं, निश्चित तौर पर उन पर अंकुश लगना चाहिए। बिल्कुल। और अध्यादेश में उस पर अंकुश लगेगा। लेकिन दो तरह के स्कूल हैं अगर हम दिल्ली के अंदर देखा जाए मेन करके जी। एक स्कूल वो है जिनको बड़े स्कूल कहते हैं, जिनकी फीस 15 से 20 हजार जी। एक स्कूल ऐसे हैं जिनको हम गरीबों के स्कूल कहते हैं या बजट स्कूल कहते हैं, या जहाँ पर वो स्कूल हैं जिन के जो पेरेंट्स हैं वो रेहड़ी चलाते हैं, पटरी चलाते हैं, मजदूरी करते हैं, दिहाड़ी करते हैं और अपना पेट काट करके अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं। बिल्कुल। और उनकी पेइंग कैपेसिटी उतनी नहीं है जितनी कि बड़े स्कूल की पेरेंट्स की पेइंग कैपेसिटी है। तो उन स्कूलों को जो बजट स्कूल चलाते हैं तो निश्चित तौर पर सरकार को भी इस पर ध्यान देना होगा कि दोनों तरफ के स्कूलों, दोनों स्कूलों की कैपेसिटी देखते हुए उस हिसाब से इस अध्यादेश को लाएं। अध्यादेश को लेने के लिए आ रहे हैं, कानूनी सलाह के लिए लोग पर भेज दिया गया है और उसके बाद में देखते हैं कि हम इसके अंदर क्या क्या लाते हैं। लेकिन सरकार का पर्पज है कि जनता का हित जिसमें बेहतर है, जो जनता की सेवा कर सकते हैं वो है। लेकिन जो एक स्कूल वाले हैं उनकी भी एक तरह से डिमांड है कि जहाँ पर फीस 1000, 1500, 2000 के बीच में है, एक तरफ 1500, 1000, 20,000 की फीस है, उन दोनों की तुलना में एक साथ करके निश्चित तौर पर जो कम बजट के स्कूल हैं वो चलाने मुश्किल हो जाएंगे। सरकार का उस ओर ध्यान पहुँचाना भी इन स्कूलों की जिम्मेदारी है और वो भी अपनी बात वहां तक पहुंचाना चाहते हैं। बिल्कुल अनिल जी, ये जो जनता है इनको सब पता है और इनके जो पक्ष में आती है बातें वो सर्वोपरि होना चाहिए। और जो आपने बात कही कि मध्यम वर्ग के लोग जो हैं, जो रेडी पटरी वाले हैं, बिल्कुल उनके संदर्भ में बातचीत होनी चाहिए। उनको नजरअंदाज नहीं कर सकते। अगर वो दे सकते हैं तो ठीक है, अगर वो नहीं दे सकते हैं तो उसके लिए भी कोई कॉन्सिक्वेंस निकलना चाहिए कि वो किस तरह अपने बच्चों को उच्च शिक्षा दे सकते हैं और कम लिमिट में, कम बजट में किस तरह मतलब अच्छा एजुकेशन पाकर उनके बच्चे कुछ कर सके लाइफ में। क्योंकि आने वाले टाइम में मुझे लग रहा है कि एजुकेशन सेक्टर भी बहुत ही मुश्किल हो रहा है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई बड़ी मुश्किल हो रही है आने वाले जनरेशन की बात करें तो। मानी जी, जैसा हमने देखा है कि जैसे जो अनऑथराइज कॉलोनी है, देहात हैं जी, जय कॉलोनी है, वहाँ के जो पेरेंट्स हैं जी, वो बेचारे दिन रात मेहनत करते हैं और शाम को 500, 700 रुपये, 1000 रुपये कमा कर लाते हैं जी, और उसमें अपना घर भी चलाना है, बच्चे भी पढ़ाने हैं जी। और उनका मन ये है कि हमारे बच्चे भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ें, हमारे बच्चे भी और स्कूलों के सामने मतलब अच्छी शिक्षा लें, आगे बढ़ें, इसलिए वो सरकारी स्कूल में एडमिशन नहीं कराना चाहते। लेकिन उनका बजट नहीं है 15 से 20 हज़ार रुपये महीना की फीस दे सकें, वहाँ की किताब ले सकें, ड्रेस खरीद सकें, उनका खर्चा वहन कर सकना या ट्रांसपोर्टेशन आने जाने का। उनका बजट नहीं तो उनका मजबूरी है कि वो लो बजट के स्कूल जो है, कम फीस के स्कूल हैं, उसमें एडमिशन कराते हैं। तो सरकार को भी इस पर ध्यान देना चाहिए और सरकार इस पर भी ध्यान दे।
बहुत ही अच्छा आपने जो है चीजें बताई है। स्कूल को लेकर, स्कूल की फीस बढ़ोतरी को लेकर। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, जो कि है $4 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था को लेकर है। अब जो है जर्मनी को पीछे छोड़ने की तैयारी में लग चुका है भारत। जापान को पिछाड़कर चौथे नंबर पर आ चुका है भारत। क्या कुछ कहना है आपका अनिल जी? मानी जी, ये एक कुशल नेतृत्व और काम करने की इच्छा शक्ति जी, देश को आगे बढ़ाने की इच्छा शक्ति, ये माननीय नरेंद्र मोदी जी के अंदर है जी, जो निश्चित तौर पर दिन रात मेहनत करके देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं जी, वो हमेशा देश के बारे में सोचते हैं जी, जिस टाइम उनको सरकार मिली थी हम 11वीं अर्थव्यवस्था पर थे जी, अब 11वीं अर्थव्यवस्था से छलांग मार करके हम चौथी अर्थव्यवस्था पर आए हैं। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और उन्हीं के कार्यकाल में हम तीसरी अर्थव्यवस्था पर भी आएंगे, ये भी हम दावे के साथ कह सकते हैं। और ये सही मायनों में उनकी मेहनत और कुशल नेतृत्व का परिणाम है। एक उसकर किस परिस्थिति हम यहाँ पर आए हैं, कोविड काल हमने झेला, बिल्कुल, और उसके अलावा कोविड काल के अलावा पाकिस्तान से तीन युद्ध हमने झेले जी, पाकिस्तान से युद्ध झेला, कोविड काल का युद्ध झेला और दुनिया भर की समस्याओं को झेलते हुए, और जिस टाइम हमारी सत्ता मिली थी तो हम एक जेट विमान नहीं खरीद सकते थे। आज हम जेट विमान नहीं, आज हम रक्षा सामग्री निर्यात कर रहे हैं, आयात नहीं निर्यात भी कर रहे हैं जी। S-400 खरीदना अमेरिका के विरोध के बाद, अमेरिका के विरोध के बाद हम रूस से तेल खरीदना इस बात का सूचक है कि हमारे प्रधानमंत्री जी देश को प्रथम मान करके चलते हैं। देश प्रथम, श्रम लास्ट। चाहे चीन का मामला हो, चाहे पाकिस्तान का मामला हो, देश की रक्षा के विषय का मामला हो, देश की सुरक्षा का मामला हो, हर बात पर सीना तान कर खड़े होकर के ईंट का जवाब पत्थर से भारत ने दिया है। और उसके बावजूद भारत तेजी से अर्थव्यवस्था बढ़ रहा है। ये उनके कुशल नेतृत्व का पड़ेगा। बिल्कुल अनिल जी, देखिए ना, $4 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था पर भारत अभी फिलहाल करेंटली है। अमेरिका, चाइना, जर्मनी और अब भारत है हमारा चौथे स्थान पर। जापान को तो पीछे हटा ही दिया है और अब तैयारी में जुट गया है कि जर्मनी को भी पीछे हटाना है। बिल्कुल मोदी जी एकदम तैयारी में है और पूरी एकजुट होकर लग जाएंगे अब जर्मनी के पीछे के कैसे अपने आप को तीसरे स्थान पर लाया जाए, तभी तो एक स्थान पर पहुंचेंगे, नंबर 1 पर। वानी जी, हम जर्मनी के पीछे नहीं लगेंगे जी, हम तो अपने आप को मजबूत कर रहे हैं, अपने देश को आगे बढ़ा रहे हैं, अपने देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ा रहे हैं जी। हम किसी को पीछे धकेलने का काम नहीं कर रहे हैं, हम तो खुद को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी। और जब हम खुद आगे बढ़ेंगे तो बाकी लोगों को हम प्रोत्साहित करते हैं, आप भी तेजी से आगे बढ़ो। हम किसी को पीछे धकेलने विश्वास नहीं करते, लेकिन हाँ खुद को आगे बढ़ाने का हमारा प्रयास है। बहुत खूब अनिल जी, क्या खूब उत्तर दिए हैं। चले, वहीं अब अर्थव्यवस्था की बात कर ली है, सब चीज एकदम अच्छे से तैयारी प्रगति की ओर है। अब प्रगति की अगर बात आती है तो वहीं हेल्थ की भी बात जरूर आनी चाहिए। और अगर जान है तो जहान है, मानते हैं अनिल जी? जान है तो जहान है। तो वहीं हम कोरोना की अगर बात करें तो दिल्ली में 100 से अधिक केसेस, महाराष्ट्र में 50-55 के अधिक केसेस, लेकिन वहीं नोएडा की बात करें वहां पर अभी केसेस बढ़ रही है धीरे धीरे। तो नोएडा में भी चीजें बिगड़ रही है, हालात बिगड़ रहे हैं। बहुत ही ज्यादा एहतियात बरतने की आवश्यकता है या नहीं, वो मैं आपसे पूछती हूँ कि क्या लोगों को मास्क लगाने की आवश्यकता है, क्या लोगों को एहतियात बरतने की आवश्यकता है अनिल जी? वाणी जी, बहुत अच्छा प्रश्न आपने करा, आज के संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण। पहली बात तो यह है कि डॉक्टरों ने भी बराबर एडवाइस दी है जी कि घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है, लेकिन सावधान रहने की जरूरत है जी। हम पहले कोविड काल से निपट चुके हैं, क्या क्या सावधानी हमको बरतनी चाहिए हम सबको पता है। इसको मैं टीवी पर कह करके समय बर्बाद नहीं करना चाहता जी। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगा कि जिस टाइम हमारे देश में पिछली बार कोविड आया था, उससे पहले हमारी जितनी सरकारें थी, कोई भी महामारी आती थी तो उसका टीका 10 से 15 साल बाद देश में आता था जी। वो भी बाहर से मंगाते थे तो आता था। पहली बार हिंदुस्तान ने कोविड का टीका बनाया ही नहीं, हर हिंदुस्तानी को फ्री ऑफ कॉस्ट कोविड का टीका लगाया और विदेशों में भी हमने टीके भेजे। ये हमारा एक बहुत बड़ा कीर्तिमान है जी। और वो टीका अभी भी हमारे पास उपलब्ध है डॉक्टरों के अनुसार, क्योंकि हम सबका टीकाकरण हो चुका है। ऐसी कोई समस्या नहीं है, घबराने की बात नहीं है, सब कुछ नॉर्मल रहेगा, सावधानी पूर्वक रहने की बात है। और हमारी सरकारें पूरी तरीके से तैयार हैं, चाहे दिल्ली हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे कहीं भी हो। हमने सभी हॉस्पिटलों को आगाह कर दिया है, उनको चेतावनी दे दी गई है, उनकी तैयारियां पूरी हो गई हैं।
जो जो काम सरकार को करने चाहिए वो काम सरकार कर रही है और उन्हें कर लिए हैं। और अब जो आवश्यकता है वो सावधानी बरतने की है। और जनता से आपके चैनल के माध्यम से अपील है कि कृपया वो सावधानी बरतें। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। आप सावधान रहेंगे, आप सावधानी बरतेंगे तो हम आपको इस बात की गारंटी देते हैं कि कोविड महामारी का रूप नहीं लेगा। कोविड एक साधारण बीमारी का रूप लेकर के चला जाएगा। धन्यवाद। क्या बात है। तो बिल्कुल आपने सुना अनिल जी ने किस तरह बताया है कि बिल्कुल एहतियात बरतने की आवश्यकता भी है और सावधानी भी साथ साथ बरतनी है। बिल्कुल जो चीजें बताई जा रही है वो सिर्फ आप लोग को डराने का नहीं है, बदलाने का नहीं है, वो आप ही की सेफ्टी के लिए है। तो जनता जनार्दन सर्वोपरि है, सबसे पहले है। तो उनके लिए जो ये चीजें अमल करने की बात आती है तो सबसे पहले सावधानी की बात रखी है यहाँ पर अनिल जी ने कि हमको बिल्कुल सभी को सावधानी बरतनी है।